मेरा नाम डॉक्टर तारिक है। मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक लाला मूसा से है, उसके साथ गांव है मेरा। मैंने ग्रेजुएशन खैबर मेडिकल कॉलेज पेशावर से की है और अब मैं यहाँ पे सिंध में काम कर रहा हूँ जेपीएमसी में। तो जेपीएमसी जो है ये बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल है, ठीक है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा ऑनर है वो ये है कि ये वाहिद इंस्टीट्यूट है जिसको कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी में अलाउ किया अपना नाम इस्तेमाल करने का। देयर इज़ नो सेकेंड इंस्टीट्यूशन ऑन अर्थ कि जिसको ये ऑनर हो। तो उस वक़्त के जो डायरेक्टर थे बेगम राना लियाकत के साथ कायदे आज़म के पास गए कि हम चाहते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हम जिना सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल कर लें। तो उन्होंने कहा ज़रूर कर लें, लेकिन इसको फिर पब्लिक के लिए भी खोल दें और फ्री रखें। तो 1970s तक, जब तक कैपिटल कराची में था, जिना हॉस्पिटल रीजन के टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में था। 1970 में ऐसा अस्पताल पूरे मिडल ईस्ट में, सऊदीया में, सार्क कंट्रीज में नहीं था, ठीक है। लेकिन जब कैपिटल शिफ्ट हुआ, कैपिटल शिफ्ट होने के बाद ₹1 का डेवलपमेंट वर्क फेडरल गवर्नमेंट ने जिना हॉस्पिटल में नहीं किया। एंड आई रियली मीन इट कि ₹1 का डेवलपमेंट वर्क कैपिटल शिफ्ट होने के बाद नहीं। तो 70s तक तो मैंने बताया ना कि जिना अस्पताल कराची में 1960s में एंजियोग्राफी होती थी। यहाँ पे 1958 में रेडियोथेरेपी के 5 यूनिट थे, ठीक है। लेकिन जब शिफ्ट हुआ, कैपिटल डेवलपमेंट रुक गई, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिटेरियोरेट होती रही। तो 1990 में हॉस्पिटल के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो उस वक्त जो सिविल सोसाइटी कराची की है, उन लोगों ने कहा, मतलब उसकी मैं थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट में कहता हूँ कि कायदे आज़म आलम अरबा में गांधी साहब के सामने शर्मिंदा होता होगा कि यार अगर ज़िद करके मेरा नाम लगाया था तो उसकी लाज तो रखनी चाहिए थी। तो मेरा एज एन इंडिविजुअल और हमारे 2-3 पेशेंट एड फाउंडेशन के जो मेंबर हैं, उसका ख्वाब ये है कि एटलीस्ट हम इसको हार्वर्ड MIT ना भी बनाएं तो हमारा इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू दिल्ली से बेहतर होना चाहिए। तो दिस इज़ द लाइफ टाइम ड्रीम के जिसके लिए हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। 1990 से 2010 तक चूँकि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर ही थे तो ज़्यादा काम नहीं कर सके। लेकिन 2011 जब ये डिवॉल्व होकर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर आया है तो हमें लिबर्टी दी गई। तो ऑलमोस्ट $106 मिलियन की इन्वेस्टमेंट सिविल सोसाइटी से यहाँ पे की गई। मैं ये प्रोजेक्ट्स आपको, ये एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा जना है, तो मैं प्रोजेक्ट्स की आपको वो दिखा देता हूँ। मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेवी ने जी मुझे ऑनरेडी रैंक दिया इन फॉर पब्लिक सर्विस, कुछ नेवी के लिए सर्विसेज हैं। इसी तरह मुझे तमगा इम्तियाज़ दिया था प्रेसिडेंट साहब ने। दूसरा मुझे रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एडिनबरा है, उन्होंने फेलोशिप दी है। और एक ये रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी है, 1895 में बना है। 2025 125 साल में मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको उन्होंने ये ऑलरेडी फेलोशिप दी है। 125 साल में उन्होंने 61 लोगों को फेलोशिप दी है दुनिया भर से। पाकिस्तान में इस साल की लास्ट ईयर की फेलोशिप मुझे दी गई। तो क्विकली ये जना है और ये हमारा वर्कलोड है। पिक्चर ज़्यादातर चीज़ें एक्सप्लेन कर देती है। ये मैंने आपको दिखाया, वी आर द ओनली सेंटर जहाँ फी सबिलिल्लाह होता है। ये 2 मिनट की वीडियो। But in Karachi, one public-private partnership is trying to address some of Pakistani's most pressing medical needs. In cooperation with the Associated Press, Special Correspondent Fred DeSan Lazaro has the latest in our series, Agents for Change. This one? There it is. 6-year-old Noman Azim was brought in after losing his sight when a growing brain tumor began to affect his optic nerve. He was scared of everything. He lost his eyesight for 2 months. He was completely blind. Thank God my son has a new life. He goes to school, he studies, he plays outside. This is pre-treatment. So, ये जो बच्चा है इसके ब्रेन में एक ट्यूमर हुआ 4 साल की उम्र में, और 4 साल 8 महीने तक वो ट्यूमर बढ़ता रहा, जिसकी वजह से उसकी इतनी नसें खिंच गई कि उसकी बिनाई ख़त्म हो गई। और फिर इसको ये पिंडी और लाहौर के दरमियान चक्कर लगा रहा था, किसी ने बताया, हमारे पास आया, 5-7 साल पहले की बात है। ये इत्तेफाक से उस दिन जैसे आप लोग आए हुए हैं, उन्होंने कहा कोई पेशेंट है तो हम स्टोरी करना चाहते हैं, तो ये बच्चा था, उसकी स्टोरी। वैसे ऐसी कई 100,000 स्टोरीज होंगी। इस बच्चे की दोनों आंखों से नहीं देख सकता था, हमने साइबर नाइफ से ट्रीटमेंट किया, 2 महीने 10 दिन के बाद वो बच्चा अपनी आंखों से देख सकता। जिना अस्पताल 1100 बेड का था जब डिवॉल्व हुए, इस वक्त 2208 बेड का है।
और ये 2208 बेड जो हैं, जैसे मैंने बताया कि पेशेंट एड फाउंडेशन ने बिल्डिंग्स बनाई हैं 106 मिलियन डॉलर की, उसके अंदर जो 15 मिलियन डॉलर का इक्विपमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने दी है, ठीक है। लेकिन फैसिलिटी सारी ऐसी हैं और एब्सोल्यूट फ्री हैं। ये उस डिटेल में मैंने, हमारी इमरजेंसी है 2100 मरीज वहाँ पे देखा जाता है, बहुत कम। अच्छा, हमारा इस 2100 के अंदर चिल्ड्रन की 700-800 की इमरजेंसी उधर है, कार्डियोलॉजी की 700-800 की इमरजेंसी उधर है, गायनी की 400-500 की इसमें शामिल नहीं है। तो NICVD और ये सारे जो आपके इन सब की आप मिला के नहीं, मैं वही कर्ज कर रहा हूँ कि बाकी अस्पताल जैसे आप लेडी रीडिंग की बात करेंगे, म्यो की बात करेंगे, तो वो उनका चिल्ड्रन भी उसी में है, उनका कार्डियक भी उसी में है, ठीक है। तो हमारा ये जो इमरजेंसी है इसमें चिल्ड्रन भी नहीं है जो 600-700 है जो NICH देखता है, इसमें कार्डियक नहीं है 700-800 NICVD देखता है, इसमें गायनी नहीं है जो अलग स्कैन एंड 2 एक्सरे मशीनें थी, एक अल्ट्रासाउंड मशीन थी। जब मैं रिटायर हुआ हूँ तो उस दिन 350 CT स्कैन एक डे में हुए, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन है। तो मैंने रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भी अगेन बिल्डिंग इक्विपमेंट ये डोनेशन के साथ रेज किया, पेशेंट एड फाउंडेशन के साथ, गवर्नमेंट की हेल्प के साथ इसको हमने फर्दर इम्प्रूव किया। तो तकरीबन 2000 मरीज रेडियोलॉजी में देखे जाते हैं। पेट स्कैन पाकिस्तान में एब्सोल्यूट फ्री पेट स्कैन, जहाँ पे कोई भी बंदा किसी भी जगह से आए तो जिना के अलावा नहीं है। हम 2000 मरीज कर रहे थे, इस साल 4000 मरीज करेंगे। अदरवाइज आप आई एम येट टू सी है कोई भी पेशेंट के जो ये बड़े बड़े प्राइवेट जो NGO के नाम पे इदारे हैं कि उधर से किसी ने OPD के तौर पे फ्री पेट स्कैन कराया, मेरे इल्म में नहीं है। पेट स्कैन एक मशीन है जी जो कैंसर की मैनेजमेंट में बड़ी ज़रूरी है। किसी मरीज़ को जब कैंसर हो जाए, हर को नहीं लेकिन अक्सर मरीज़ों को पेट स्कैन कराते हैं पहले इलाज से, फिर इलाज के बाद, तभी पता लगता है कि मरीज़ 100% ठीक हुआ है या नहीं हुआ। ये जो हम सुनते हैं कि बीमारी रिकरेंस हो गई, वापस इसलिए आ जाती है कि इलाज पूरा नहीं हुआ होता। अगर इलाज पूरा करके जड़ से ख़त्म कर दें तो नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपको वो मैनेजमेंट के अंदर स्टेज बताते हैं कैंसर की। ये आपने देख लिया साइबर। आप अगर आप गूगल करें कि दुनिया में कितने ऐसे सेंटर हैं जहाँ एक हॉस्पिटल में 2 साइबर, 2 टोमोथेरेपी और एक्विनॉक्स हो, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है हम 9 और ऐसे सेंटर हैं, अब 10वां सेंटर है, बट विद द प्राइड के बाकी सब जगहों पे पैसे लिए जाते हैं। यूके में स्वाय रॉयल मास्टन के किसी जगह पे 2 नहीं है, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है हम टॉप 10 में है इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन टेक। कैंसर के 3 तरीका इलाज है, एक है सर्जरी, एक है कीमोथेरेपी, एक है रेडिएशन। सर्जरी $1,00,000 का थिएटर बनता है, हर जगह पाकिस्तान में सर्जरी होती है। कीमोथेरेपी घर पे भी हो जाती है, इंजेक्शन पैसे चाहिए होते हैं। रेडियोथेरेपी में अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट बहुत होती है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें नया साइबर नाइफ दिया, ये $4.1 मिलियन का है, 1 अरब 20 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक है। इस तरह हमने टोमोथेरेपी ली है $4.5 मिलियन की, तो उसका बंकर बनाना अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट बहुत होती है। तो इसलिए ये बहुत बड़े बड़े नाम भी जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली हाई एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर अमंग्स वर्ल्ड टॉप 10 सेंटर, दुनिया भर गूगल करके देख लें, एंड वी रियली मीन इट। ये साइबर आपने देख लिया पाकिस्तान के 167 शहरों से, ठीक है, और 15 मुल्कों से हमारे पास अभी तक लोग फ्री इलाज करा के जा चुके। ये बाहर जब होता है ना, जब हमने लगाया था पहला साइबर नाइफ 2012 में, तो ये सिर्फ 32 मुल्कों में था, अभी 65 मुल्कों में है, लेकिन अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ या इवन डेवलप कंट्रीज में, कनाडा से भी मरीज आया है कि वहाँ कहते हैं कि जी आप इंश्योरेंस नहीं है तो $1,20,000, अगर इंश्योरेंस है भी तो $30,000 देने हैं। वो कहते हैं जी 30 भी नहीं है, हम कहते हैं जो भी आता है पाकिस्तान से। हमारा क्राइटेरिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी, रिलीजन, एथनिसिटी, ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया है। इसमें टाइम कितना लगता है, कितने सेशंस होते हैं, एक ही सेशन होता है, और डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट होने तक कितना टाइम लगता है जनरली? देखिए, जब मरीज आता है तो उसको जेन में तकरीबन हम कहते हैं 3 हफ्ते रखें, क्योंकि जब आएगा पहले हम उसका CT स्कैन करेंगे, फिर MRI करेंगे, मे बी अगले दिन पेट स्कैन करें, क्योंकि एक दिन में जनरली ये टेस्ट नहीं किए जाते क्योंकि कंट्रास्ट वगैरह होते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है, जिस ट्रीटमेंट प्लान को पहले फिजिस्ट ने देखना है, फिर रेडियोलॉजिस्ट ने देखना है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ने देखना है, उसको हमने उनको सेंड करना है। तो इसमें तकरीबन हफ्ता लग जाता है। फिर आई बीइंग अ वॉलंटियर, सिर्फ और सिर्फ ना कोई वो कहते हैं ना सिजदों के वक्त फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मंजूर नहीं। तो हम एज अ वॉलंटियर काम करें, कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारे लिए ये होता है कि यार ये 3 है 5 कर दो, मरीज की सेफ्टी जो है उसकी वो दैट इज़ अ प्रेफरेंस, ठीक है। ये लोग ये फिर डिफरेंट KPK से, ना पंजाब से, बलोचिस्तान से, सिंध से जो पेशेंट आए हैं,
ये अभी हम टोमोथेरेपी में अभी आपको नेक्स्ट मशीन आगे दिखाता हूँ। इसी तरह हमारा डेडिकेटेड न्यूरोट्रॉमा का सेक्शन है, पल्मोनोलॉजी वार्ड है, क्रिटिकल बेड है 90 बेड्स का, ये सब हमने एनजीओ के थ्रू डोनेशन से बनाए हैं, इक्विपमेंट गवर्नमेंट ने दिया है। ये ऑप्थेल्मोलॉजी वार्ड है, 24/7 हम फ्री डायलिसिस करते हैं, 28 हमारे यूनिट चलते हैं, 250 पॉइंट फुली स्क्रीन ब्लड एवरीडे प्रोवाइड करते हैं। ये एक हमारा जो स्टेज 4 का कैंसर है वो हमारी मशीन थोड़ी यहाँ से दूर है, एक वहाँ लगी हुई है, वहाँ पे हम करते हैं। जो अर्ली स्टेज क्यूरेटिव काम है वो साइबर टोमो पे करते हैं, उस पर भी 100 मरीज होते हैं। डॉक्टर साहब आपने बताया था कि जो इनिशियल स्टेज होता है स्टेज 1, हाँ। साइबर नाइफ उसको ट्रीट कर लेती है। 1 and some cases stage 2, 1 and some cases। इन केस अगर कोई आता है उसका डायग्नोसिस सेकंड या थर्ड, तो वो अब मैं आपको दिखाता हूँ टोमोथेरेपी और आगे। एक कोबाल्ट है स्टेज 4 वाला, और जो 3 वाला है वो टोमोथेरेपी में अभी आपको दिखा दें। जो पहले से चल रहा है उसे केमो कराइए, फिर दोबारा हो गया कैंसर। तो कैंसर, ओके, तो कैंसर के एक तो 3 तरीका इलाज है, सर्जरी, कीमो, रेडिएशन। फिर 40% ऐसे मरीज होते हैं जो एक ही से इलाज हो जाता है, सिर्फ सर्जरी से, सिर्फ कीमो से, सिर्फ रेडिएशन। जस्ट चूंकि बहुत बड़ा है लेकिन हम इसकी ओपीडी तक वॉक कर लेंगे, आपको मैं दिखा दूंगा। ये सर्जिकल ब्लॉक का हमारा है 550 बेड का। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 2007 में प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब ने ग्राउंड ब्रेकिंग की कि जिना अस्पताल को हम $60 मिलियन से टावर बना के दे रहे हैं 450 बेड का। वो $60 मिलियन 2007 मार्च में, जिसकी गवर्नर हाउस में शौकत अजीज साहब ने ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, 2014 तक 14 लाख रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने दिए। ठीक है, ये साइबर नाइफ जो था ये भी ऐसा ही था कि गवर्नमेंट बिल्डिंग हम डोनर से बनवाएंगे, हमने बना ली। 80 करोड़ की गवर्नमेंट ने इक्विपमेंट देना था, नहीं दिया। वही $60 मिलियन वाला प्रोजेक्ट अल्लाह का शुक्र है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलकर हमने $35 मिलियन में कंप्लीट किया है। आप उसकी क्वालिटी देख लें। इसी तरह ये साइबर नाइफ जो 80 करोड़ के बजाय उस जमाने में हमने 41 करोड़ में डोनेशन के साथ उसको कंप्लीट किया था। तो फेडरल गवर्नमेंट की एपैथी टुवर्ड्स कराची ये है। ठीक, ये अभी हमने 120 बेडेड साइकेट्री का डिपार्टमेंट बनाया है, 110 बेडेड न्यूरोलॉजी बनाया है। हमारे यहाँ पे जो मरीज है 80% मरीज जिना में दूसरे शहरों से या दूर सी जगह से आते हैं। तो मरीज को खाना अस्पताल देते हैं, लेकिन उसके साथ बेताशा अटेंडेंट्स हैं। आप जब ड्राइव करेंगे तो आपको रास्ते में काफ़ी, तो ये हमारी एक जगह है जहाँ तोआमगाह इसको कहते हैं। ठीक है, तोआम इज़ अ वर्ड फ्रॉम कुरान, खाने की जगह, जहाँ इज़्ज़त के साथ हर रोज़ जितने भी औरतें और आदमी हैं, ये औरतों का हॉल है, ये आदमियों का हॉल है, उनको फ्री मील देते हैं। ठीक, सारे अटेंडेंट्स, नहीं नहीं, ना बैरिया ना सिलानी। ठीक, नहीं, कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं। हमारा ही था पहले दिन से, हम करते हैं। और हम अपने एक कोई इंडिविजुअल डेली उसका पे कर रहा होता। ठीक है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल पे कर रहा होता। सिलानी वाले आए थे, उन्होंने कहा कि हमें वो इमरजेंसी के सामने जगह दें। हमारा ये था कि किसी को अगर खाना खिला रहे हैं तो इज्जत के साथ एक पर्दे में ढंग की जगह पे खिलाएं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ, ठीक है। तो मेरी बेटी की बर्थडे होती है, मैं कहता हूँ बेटा मैं तुम्हें वो $200 पाउंड का बुके नहीं भेज रहा, मैं तुम्हारी जगह यहाँ रात का खाना खिला रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह के स्पिरिट्स के साथ चलते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है ये हमारे। तो देखिए, ये जैसे मैं अभी आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ अफ्तारी की, फिर इस पर हम आगे बात कर लेते हैं। डेडिक, मैं मस्जिद का खादिम हूँ, 180 बंदे की थी, अल्लाह का शुक्र है आज 3300 बंदे की मस्जिद है। हमारा जो इमाम है ही इज़ अ PhD स्कॉलर। बहुत कम मस्जिदों के अंदर आपको PhD इस्लामिक फाइनेंस, ही इज़ द इमाम ऑफ द मस्जिद। ही ऑलवेज टॉक सेंस, जो जुम्मा का खुतबा होता है औरतों के लिए प्रॉपर अलहदा हमने बनाया है, क्योंकि बहुत सी बच्चियाँ हैं, बहुत से फीमेल स्टाफ है। ये मॉर्ग है, जब प्रेसिडेंट साहब ममनून साहब की डेथ हुई तो उनको चीपा लेके गए थे, तो दैट वाज एटलीस्ट वेरी एम्बेरसिंग फॉर अस। तो ये हमारी जो मॉर्ग भी है ये भी बहुत हाईली साइंटिफिक मॉर्ग है, बहुत कम जगह पे ऐसी मॉर्ग होती है। अगेन गुस्ल देना, हाफिज है जो गुस्ल देता है, जो औरतों को देती है वो भी हाफिजा है। हमने उन सब सेंसिटिविटीज़ को रख के ये भी बनाया। इस वक्त हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे ये सर्जिकल टावर है तो हम 600 बेड, ये 532 बेड का 12 स्टोरीड मेडिकल टावर बना रहे हैं, और इसके साथ 7 स्टोरीड एक एम्प्लॉयज़ विंग भी बना रहे हैं। तो ये 600 बेड अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके $25 मिलियन हमारे 2 डोनर्स ने दिए हैं, और जो $13.5 मिलियन का इक्विपमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अप्रूव कर दिए। इंशाल्लाह 2026 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अल्लाह का शुक्र है हम अपने सारे प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट करते हैं। अब जाएंगे तो जाते हुए आपको ये बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्शन नज़र आएगा। कोई कैश काउंटर इसके अंदर नहीं होगा, लेकिन अगेन वर्ल्ड बेस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है वो होंगी। तो ये एम्प्लॉइज़ का विंग बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, कुछ हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं। ये हमारी विजिटर्स गैलरी है। नो, आई एम ओपन टू क्वेश्चन। मैं आपको पहले 1 सेकेंड जो आपने ये बात की थी, मैं आपको ये दिखा दूँ।
ये हर रमजान में यार इस खुरम ये हमारी तोमगा है, अभी चल के आपने देखना है तो जाके देख, वॉल्यूम कम करो। तो 100 इनफैक्ट 1100 थी, 660 सहरी और 1100 अफ्तारी हर साल रमजान के अंदर हम सर्व करते हैं। अभी जैसे ये बॉक्स बने हैं, ये आपको नजर आ रहा है, बहुत देर की मैंने बाहर से आते ये देखिए रमजान 2024 का है। तो ड्यूटी स्टाफ जो है ना वो कहते हैं मेरी तो अफ्तारी है भाई, ठीक है। तो हम ये 550 बंदे, 505 बंदे, इसी तरह सहरी के अंदर कोई 250 बंदों को, हर बंदे को कि तुम भाई गरीब मरीज है सहरी अफ्तारी के लिए हिलो ना, हम सहरी अफ्तारी उनको भी सर्व करते हैं, ठीक है। तो ये उनके बॉक्स बने हुए हैं। ड्रिंक नेचुरली साथ होती है, औरतों का अलहदा, औरतों और डिसेबल्ड का अलहदा हाल है, आदमियों का अलहदा हाल है, ठीक है। तो एक प्रॉपर जगह है, आज 5 साल हो गए हैं, अभी भी आप जाएंगे मेरे ऑफिस से कम साफ नहीं होगा ये जगह, ठीक है। तो कोई भी दिन का मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तोमगा का मेन्यू भी शेयर कर दूंगा कि अभी आजकल जैसे कम है तो 200-300 नाश्ते होते हैं, 300 के करीब खाने होते हैं। ये सिर्फ इतना, कोई चौकीदार सिर्फ इतना पूछता है आपका मरीज कहाँ पे है, ठीक है। इट इज नॉट कि भाई रोड से लोग उठ के आ जाएं यहाँ, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सिर्फ इतना पूछता है। बाकी आपने ये वीडियो देख ली लोगों की, आपको नजर आ रहा होगा। और आज तक जब से ये बना है एवरीडे वीडियो इज रिकॉर्डेड, एवरीडे ब्रेकफास्ट, और मैं हेड काउंट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम एक कॉन्ट्रैक्टर को पे कर सकते हैं। तो वीडियो ऐसी है मैं किसी दिन का हेड काउंट कर सकूं। तो वो ये है कि जी वेरी करता है, 20-25 हज़ार रुपये का नाश्ता होता है, 30 हज़ार रुपये के करीब 300 लोगों का, 250-300 लोगों का खाना होता है। एक्चुअली हमारी बिल्डिंग हमारी है, गैस हमारी है, तो हमने एक जो रेट वगैरह तय किए हैं, मैं ये आप लोगों के जो लोकल हैं इनसे शेयर कर लूँगा, ये आगे आप लोगों के साथ सारी वो डिटेल भी शेयर कर लें। कोई भी इसमें लोगों को देखें, कहते हैं इससे बेहतर सदका कोई नहीं भूखे को खाना खिलाने से ना, ठीक है, इससे बेहतर सदका कोई नहीं। और दूसरी चीज़ आपको बता दूं, कोई बला सदके से आगे निकल नहीं सकती। दुनिया की कोई बला सदके से आगे नहीं निकल सकती। तो इसलिए सदका पहले कर लें, बला आगे निकल गई, फिर बाद में किया तो वो बाद में। तो इसलिए सदका जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत सी ब्लेसिंग लाता है। सदका करें, और इससे बेहतर सदका कोई नहीं किसी भूखे को खाना खिला दे। अच्छा, हमारा जो पेशेंट एड फाउंडेशन है दैट इज ऑडिटेड बाय PwC फर्गूसन। आप सब जानते होंगे, फर्गूसन एक बड़ा नाम है, हर कोई जानता है, वी आर ऑडिटेड बाय देम। उसके अलावा ये है कि चूंकि हमारी पब्लिक कैंपेन बड़ी नहीं होती, हम 2-3 बंदे हैं जो लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, तो जो हमारी ज़कात है उसका शरईया ऑडिट दारुल उलूम कुरंगी के मुफ्ती साहब करते हैं। इन एडिशन टू फर्गूसन जो ज़कात हमें दी जाती है, हम उस ज़कात का मुफ्ती साहब हैं शरिया ऑडिट करते हैं कि ज़कात का जो मसरफ़ है वो ज़कात के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो। उसकी एक मिसाल ऐसे है कि जैसे हमारी एमरजेंसी है, अब एमरजेंसी के अंदर ऐसा बंदा मैं भी जाके कभी इलाज करा सकता हूँ, तो उनकी असेसमेंट के मुताबिक 68% लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़कात के मुस्तहिक़ होते हैं। तो हम किसी सूरत में जनरली किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर हम 60% से 70% से ऊपर ज़कात इस्तेमाल नहीं करते। हम 30% डोनेशन करते हैं, और ये मुफ्ती साहब की गाइडेंस है, वो कभी कहें कि ज़्यादा करें कम करें, वी फॉलो दैट। तो ज़कात का शरीया जी देखिए, हर इंसान को, मैं खड़ा हो जाऊँ आप ताकि वो ठीक है, हर इंसान को ज़िंदगी में हर इंसान को ज़िंदगी में कोई 6 से 10 तरह के कैंसर अटैक करते हैं, हर इंसान को। अब अल्लाह ने हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम बनाया हुआ है, नेचुरल किलर सेल्स, वो इनको मार देते हैं, खा जाते हैं।
कुछ कैंसर हैं जो जेनेटिक्स में है। एंजेलिना जूली ने 35 साल की उम्र में अपने दोनों ब्रेस्ट रिमूव करा दिए क्योंकि उसका जेनेटिक्स बता रहा था कि उसको 100% ब्रेस्ट कैंसर होना है। तो कुछ तो जेनेटिक्स में है, उनके बारे में अभी जेनेटिक्स में जीन में कोई ट्रीटमेंट हो आए तो वो तब की बात है। लेकिन अदरवाइज जो आम आदमी हम सब बैठे हैं तो 6 से 10 तरह। अब उसके अंदर जिस बंदे की इम्यूनिटी ठीक होगी उसके कैंसर सेल्स को मार देगा। अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो इन्फेक्शन की तरह कैंसर भी अटैक कर सकता है, एक। फिर दूसरा, बाज़ जगहों पे कुछ चीज़ों की एक्सेस हो जाती है। एक्सेस ये है कि आप सिगरेट पी रहे हैं, धुआं पिए जा रहे हैं, तो आपने एक्सेस स्मोक दे दिया नेचर से ज़्यादा उसको। आप प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो यू आर प्रोन टू ब्लैडर ट्यूमर। आप एस्बेस्टॉस की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उस हवा के एक्सपोजर से यू आर प्रोन टू लंग ट्यूमर। तो ये फिर चीज़ें हैं कि तो सिंपल सोल्यूशन क्या है? नेचुरल डाइट, आर्टिफिशियल चीज़ें जितनी कम से कम, नंबर 1, वॉक एक्सरसाइज, नंबर 2। अब आ जाते हैं कि स्क्रीनिंग, उसका भी एक बेसिक फार्मूला ज़हन में रखें। आपकी फैमिली में अगर किसी मर्द या औरत को, फैमिली में जो जेनेटिकली कनेक्टेड है, अगर किसी को 50 साल की उम्र में कोई कैंसर हुआ है, जो भी कैंसर हुआ है, उस फैमिली को चाहिए कि अगर मर्द में हुआ है तो मर्दों को 40 साल की उम्र से उसकी स्क्रीनिंग शुरू कर दें। स्क्रीनिंग पे हम बाद में आते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर किसी फैमिली में हुआ है, किसी खातून को 57 ईयर्स की एज में हुआ है, वैसे तो कहते हैं ना 40 के बाद, लेकिन उस फैमिली की खवातीन को तो चाहिए 47 ईयर की एज में हर खातून अपने आप को रेगुलरली चेक कराए। अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाएगा, जेनेटिक्स में भी अगर आ रहा है तो ठीक है। तो एक तो ये चीज़ें हैं। दूसरा ये है कि कुछ ब्लड टेस्ट हैं, जैसे आदमी, औरतों का कहते हैं ब्रेस्ट की मेमोग्राफी करा लें। आदमियों में 90% ऑफ द मैन एट द एज ऑफ 90 हैज़ प्रोस्टेटिक कैंसर। 50 साल के बाद आदमी में प्रोस्टेट कैंसर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उनको चाहिए PSA का टेस्ट करा लें। फिर अगर किसी के पैंक्रियाज का कैंसर है तो उसका मार्कर है, अगर किसी को लिवर की डिजीज़ है तो उसका मार्कर है। तो साल में एक आध दफ़ा या 2 साल में कम से कम एक दफ़ा बंदे को चाहिए कि अपने बेसिक जो हेल्थ चेकअप है वो करा ले। हेल्थ चेकअप के अंदर वो आपको ये आजकल सारे मार्कर बता देते हैं, किसी फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, अकॉर्डिंगली फैमिली वाले वो मार्कर बता देते हैं, ठीक है। तो बॉडी चेकअप होता है वो अब वही एक बॉडी चेकअप, एब्सोल्युटली वही फिजिकल चेकअप जो होता है उसके साथ आप बहुत सी चीज़ों के आप। और फिर अगर कोई किसी के अंदर कोलन का कैंसर है फैमिली के अंदर, तो अब उस फैमिली को जिस एज में डायग्नोज हुआ था उससे 10 साल पहले चाहिए उस फैमिली को ज़रूर हर साल नहीं तो 3 साल 4 साल बाद कोलोनोस्कोपी कराए। तो वो यही बेहतर अप्रोच है। अदरवाइज फिर आप जो है वो क्या मुस्तकबिल में कोई ऐसी फैसिलिटी लोगों को दे सकती है कि लोग अपना जो है वो प्रॉपरली ईयरली जाके चेकअप करा सकें और डायग्नोस्टिक पहले से ले सकें? देखें, पहली बात तो ये कि फिजिकल काम हो रहा है। नहीं ओके। तो JPMC 2.2 मिलियन पेशेंट्स देख रही है, पेशेंट बर्डन बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास हमने मेमोग्राफी लगाई, मैंने एक डोनर से अरेंज करके लगाई, ठीक है, काफ़ी एक्सपेंसिव, हमारी बड़ी टॉप ऑफ द लाइन मेमोग्राफी है। तो साल बाद मेरा ख्याल था कि हमने बहुत अवेयरनेस वगैरह भी की है। तो जनाब में कोई 1500 ख़वातीन का डाटा भी मैंने लिया, फिर पूछा कि इनकी फैमिली भी होंगी 3-3 4-4। तो उन 1500 में सिर्फ एक खातून ने स्क्रीनिंग मेमोग्राम कराया था जो डॉक्टर भी थी। तो यहाँ अवेयरनेस भी देते हैं, डॉक्टर भी हैं, उसके बावजूद अवेयरनेस के लोग नहीं आते। बहुत कम लोग हैं जो आते हैं। कोई भी आता है किसी जगह पे हेल्थ चेकअप के लिए तो हो जाता है, क्योंकि आते ही नहीं लोग, ठीक है, आते ही नहीं लोग। स्क्रीनिंग मेमोग्राम हम वर्कशॉप्स कर करके थक गए हैं, लोग नहीं आते, ठीक। आपका बहुत अच्छा नाम है और ये जो सबील है और इतनी आप मदद कर रहे हो, लेकिन अब आगे कहते हैं यार क्या फ़ायदा, पैसे भी लगा दिए, कुछ आया भी नहीं, वो आपने मेमन वाली बात की है कि वो उसको डॉक्टर गया, उसने टेस्ट लिखे 15-20 हज़ार रुपये के, फिर वो वापस आया, उसने कहा डॉक्टर साहब कैसा है, उसने कहा यार शुक्र है सारी ठीक है। तो कहता है पैसे ज़ाया हो गए फिर। तो वो बात ये नहीं, देखें, ये आप लोगों को ही इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर हम बहुत सी चीज़ों में बाहर की चीज़ों के बारे में देख के बात करते हैं। अगर आपके पास 100 रुपया है और आप कहते हैं कि मैं ये आउटसोर्स कर देता हूँ किसी इंश्योरेंस कंपनी को,
कोई भी चीज़ जब आप आउटसोर्स करते हैं, तो आउटसोर्स करने का मतलब ये हुआ कि आपने किसी दूसरे को उस 100 रुपये में से, अब इंश्योरेंस कंपनी वाला 20% तो अपना रखता होगा ना, तो आपने जो हेल्थ का बजट था 100 में से अपना कर दिया 80 रुपये। ऐसा ही हुआ ना कि आपका 100 का था, आपने बजाय इसके कि आप कहते हैं कि यार मेरी जो लीकेज है वो भी हो सकता है 20% होगी, मैं उस लीकेज वीकेज को कम करूं, बेहतर करूं, आपने वो पैसे इंश्योरेंस वालों को दे दिए। अब इंश्योरेंस के अंदर दुनिया भर के अंदर मैं आप लोगों के पास टाइम एक ब्रीफ सा शेयर करता हूँ। यूएस के अंदर मेरा एक दोस्त था, उसकी सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद उसको कॉम्प्लिकेशन हो गई, सेकंड सर्जरी हुई। उस सेकंड सर्जरी के बाद उसकी थर्ड सर्जरी करनी पड़ी, कार्डियक सर्जरी। अफोर्ड कर सकता था, उसका कोई $1.1 मिलियन का बिल बना। तो बिल पेमेंट के टाइम पे उसने देखा कि यार ये बाकी ठीक है। उसने कहा यार ये $40,000 इस डॉक्टर के नाम के लिखे हैं, कार्डियक सर्जन, लेकिन मुझे तो इसने किया था, और फिर ये सेकंड सर्जरी के टाइम पे भी लिखे हैं, ठीक है, कार्डियक सर्जन, ये मतलब थर्ड सर्जरी के टाइम पे भी, तो ये शायद गलती से हो गए। तो उसने बुलाया, उसने कहा नहीं कोई गलती नहीं हुई। जिस वक्त आपका कार्डियक सर्जन सर्जरी कर रहा था, खेल तो वो गोल्फ ही रहा होगा, लेकिन ये स्टैंड बाई था कि अगर उस सर्जन को कुछ हो जाता तो इस सर्जन ने आके कंटिन्यू करना था। तो ये $40,000 उसकी सैलरी, उसकी सर्जरी के पैसे। ये वर्ल्ड ओवर हो रहा है दुनिया में। मुझे पोलैंड में इनवाइट किया उन्होंने, 65 मुल्कों से लोग थे, 2-2 बंदे थे हर कंपनी, हर मुल्क से, जहाँ पे ये सिस्टम लगे हुए हैं। तो मैंने उधर यही बात की, मैंने कहा यार ये जो मेरा जिस प्लॉट पे साइबर नाइफ लगा है ये $500,000 का है ना, आपका भी इतना ही होगा जितने का आपने लिए। हमने तो हमें सस्ता दे देती है कंपनी, हम अंडरटेक करते हैं कभी पैसा नहीं लेंगे थोड़ा सा, लेकिन हम एक साइबर का $3.5 लाख उनको कंपनी को देते हैं, जिसके अगेंस्ट 250 दिन चलता हो हमें साइबर देते हैं। आप भी इतना ही देते हो, बल्कि आप 50,000 कम देते हो क्योंकि आप करीब हो, हमारे यहाँ उनको मुश्किल होती है। मैंने कहा हमारा तो एक साइबर के ऊपर $1,000 या $2,000 का खर्चा आता है। आप मुझे बताओ कि 50,000 से $1,20,000 किस चीज़ के चार्ज करते हो यार? हमें तो आप ह्यूमैनिटी, हिपोक्रेटिक ओथ और इस तरह के भाषण और लेक्चर देते हो, वो ह्यूमैनिटी किधर है? तो मैंने कहा ये बच्चे की वीडियो, मैंने 5-6 साल पहले की बात है, मैंने कहा ये बच्चा जो था, ऐसे कई बच्चों की आंखें बच जाती अगर कंपनी वाला प्रेसिडेंट भी बैठा हुआ था, आई वॉज की नोट स्पीकर, उन्होंने इन्वाइट किया था। मैंने कहा मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए यार खुदा के लिए कोई कीमतें कम दें, और आप लोग भी इतना ही कर लेंगे यार, चलो कोई डेवलपिंग वर्ल्ड से आ रहा है तो उससे कोई पैसे कम करें, तो ये दुनिया में प्रॉफिट्स है। ये इंश्योरेंस जो है ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है हेल्थ की एक्सपेंसिव होने का, इंश्योरेंस, और कुछ नहीं है, ठीक है। वो कंपनी वाले जो है हॉस्पिटल से आपसे कहेंगे कि 1500 का एमआर होता है यूएस में, ठीक है, आपको कहेंगे कि हो सकता है आपका एमआर कराना पड़े, 1500 का एमआर होगा, और आप जाएंगे तो आपने 10% पे करना होगा, 150। ट्रस्ट मी, हमारा दोस्त है जिसके 8 एमआर यूएस में, वो कहता है मुझे तो $150 ही देती है इंश्योरेंस कंपनी, और वो आप पे कर रहे हो। तो ये जो इंश्योरेंस है, ये पंजाब और ये इधर जो ये सिस्टम शुरू किया ना इंश्योरेंस वाला, मेरा नहीं ख्याल, आपको अपनी इनएफिशिएंसी, करप्शन खत्म करनी थी, कम करनी थी, बजाय कि आप उसमें से 100 में से 20-25 दे के और कम कर लिया। प्राइवेट के अंदर भी आपको पता है क्या धंधा चल रहा है। जी सॉरी, आप कुछ कह, वही ना, ठेके पे दे दिया तो पता नहीं, गलत है ना। बस वो हम अगर उसको छोड़ भी दें तो सीधा सीधा नुकसान तो है। जी सर, सवाल पहले हूँ, पाकिस्तानी बाद में। मैं डॉक्टर तारिक महमूद, मैं पहले मुसलमान हूँ, फिर पाकिस्तानी बाद में हूँ। पाकिस्तान में 2 तरह के लोग हैं, कुछ इकबाल के फॉलोअर्स हैं, कुछ कायद आज़म के फॉलोअर हैं। मैं इकबाल का फॉलोअर हूँ, मैं मुस्लिम उम्मा का फॉलोअर हूँ, ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। तो एज अ मुसलमान, ह्यूमैनिटी डिमांड्स एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तो हमें अपने आप को, अगर एज अ मुसलमान, अगर कोई नॉन मुस्लिम आके यहाँ इलाज करा के जाके देखता है और वो उसको हिदायत मिलती है, तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कामयाबी कोई नहीं। दूसरी बात जो आपकी है, उसको हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। हम 2012 में एक था तो लोग कह रहे थे कि ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता मुफ्त चले। आज अल्लाह का शुक्र है तीसरा साइबर आ गया है, एक टोमोथेरेपी थी, दूसरी आ गई है, तो हम उसको दूसरे एंगल से देखते हैं। हम कहते हैं अपनी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। अगर हम 100% अल्लाह की रज़ा के लिए काम करेंगे, जब अल्लाह की रज़ा के अंदर फिर पाकिस्तानी नहीं आता, ठीक है ना, कि बाउंड्रीज नहीं होती, इस्लाम की कोई बाउंड्री नहीं। हर ह्यूमन बीइंग, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड इक्वली।
तो हम उस पर फॉलो करते हैं और अल्लाह का शुक्र है उससे ऐसी बरकत है कि अभी दुनिया के टॉप 10 सेंटर में आ गए, ठीक है। जो बहुत बहुत पैसे ले रहे हैं वो नहीं पहुंचे यहाँ पे। जी सर, मेरा आर्गुमेंट ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट आते भी चल के आया है तो चल के वापस जाएगा, ठीक है। आप सेम डे नहीं तो अगले दिन अपने काम पे जा सकते हैं। तो ये ब्यूटी है साइबर नाइफ की। आज हम आगे नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं। बाद में मेडिसिन वगैरह भी देती है। इसमें जनरली एक आध हफ्ता स्टीरॉयड देते हैं एडिमा के लिए, अदरवाइज कोई मेडिसिन इनमें ही नहीं। रोबोट लगाया था 2012 के अंदर, तो वो एक मरीज का प्रोसीजर करता था तकरीबन 2.5 घंटे में। हम 4 मरीज डेली करते थे। फिर 2015 में अर्ली स्टेज चूंकि इतनी डायग्नोज नहीं होती तो कम मरीज होते थे। 2015 में हमारे पास बैकलॉग आया तो उस रोबोट को हमने कोई $1 मिलियन से अपग्रेड किया। तो उस अपग्रेडेशन के बाद से उसके ऊपर हम 8 मरीज करते थे। फिर 2018 में फिर हमारे पास रश आया तो ये यूनिट 2018 में लगा है। अभी ये 53 ईयर्स ओल्ड खातून है जिसके ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, ठीक है। तो ये रोबोट इस वक्त इसकी ब्रेन के अंदर सर्जरी कर रहा है, ठीक। अगेन इसमें चूंकि इसके फेस ये हिलाए ना, जैसे उसके एब्डोमेन था, चेस्ट पे जैकेट पहनाई हुई थी, उस एरिया को ना हिलाए, ये हिले ना, तो इसके फेस के ऊपर हम मास्क सा पहना देते हैं ताकि रोबोट जब टारगेट कर रहा है तो वो आगे पीछे ट्यूमर जो है रेंज से बाहर ना हो, ठीक है। तो इस वक्त ये रोबोट इसकी लाइव सर्जरी हो रही है, ठीक है। बिल्कुल कॉन्शियस है, आप जाके इनसे बात कर सकते हैं। लेकिन वो मरीज हिले ना तो फेस पे हम एक स्मूथ सा मास्क सा पहना देते हैं ताकि रोबोट जब टारगेट कर रहे हैं, अगर मरीज 10 डिग्री तक हिल भी जाए तो रोबोट अपने एडजस्ट करता है। लेकिन अगर 10 डिग्री से ज्यादा मरीज हिले तो रोबोट यहाँ पे मैसेज देगा टारगेट इज आउट ऑफ रेंज, फायर नहीं करेगा। तो ये रोबोट की ब्यूटी है कि ये इतनी प्रिसीजन के साथ होता है कि 1 मिलीमीटर से ज्यादा। पाकिस्तान के अंदर कोई 88 के करीब रेडियोथेरेपी यूनिट है, ठीक है, और दुनिया में कुछ 14,000 है। लेकिन बाकी जो रेडियोथेरेपी यूनिट हैं जो $1 मिलियन वाले होते हैं वो 5 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक हेल्दी टिश्यू अराउंड द ट्यूमर डिस्ट्रॉय करते हैं। सपोज अगर ये ट्यूमर है तो अब आप इस पे सोचें 5 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर अराउंड जितना ट्यूमर होता है उससे 5-6 टाइम हेल्दी टिश्यू डिस्ट्रॉय होता है, जिससे साइड इफेक्ट होता है। इसका ब्यूटी ये है कि 1 मिलीमीटर से ज्यादा हेल्दी टिश्यू डिस्ट्रॉय नहीं करता। ये फिर हमारे ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम है। टाइम सर इसमें 1 मिनट। अच्छा, तो जो हमने जब उसको अपग्रेड किया रोबोट को, जो 2.5 घंटे का काम था 90 मिनट में हो गया। ये वाला मरीज, ये जो रोबोट है कोई 55-60 मिनट में करता। अब जो नया है ये वाला वही काम तकरीबन कह लें आप 20 मिनट में करेगा, ठीक है, जो नई टेक्नोलॉजी है। इससे पहले जो उधर वाला रोबोट था उसको हमने इस साइड पे अब एजुकेशनल पर्पस के लिए रख दिया है, ठीक है, जो पहला यूनिट था। आ जाए आगे मैं आपको बताऊं। रेडिएशन वाला मामला तो नहीं, ये रेडिएशन ही है, लेकिन रेडिएशन पे से जा रहे हैं जिस वक्त प्रोसेस चल रहा है, एक कोई करीब नहीं जा रहा। तो 1 मिनट ब्रेक। जैसे हम अंदर गए तो जी उससे कोई फर्क नहीं, मैं बता रहा। अब ये ऑफ हो गया ना, अब ये ऐसे ही है जैसे हर कोई यहाँ जा सकता है। ये जो रेडिएशन होती है जब मशीन आदम होती है, फर्ज करें मशीन ये एक घंटा यहाँ मरीज लेटा है, तो उस 1 घंटे के अंदर कोई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रेडिएशन ऑन होती है। तो जिस वक्त रेडिएशन ऑन आती है तो यहाँ पे रेड लाइट आ जाती है, ठीक है। और ये जो जहाँ पे ये मशीन लगी है ये एक बंकर है। इसकी ये जो दीवारें हैं, ये वाली दीवार 6 फीट की है, इसकी ये वाली दीवार 4 फीट की। आ जाए। ठीक है। अब जब रेडिएशन सिर्फ सिर्फ उस वक्त जब, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? ओके। तो जब सिर्फ और सिर्फ जब रेडिएशन ऑन होती है, जब फायर कर रही होती है उस वक्त, तो ये बंकर उसी के लिए बना हुआ है, ठीक है, कि इस कमरे से बाहर हम स्टाफ, हम यहाँ पे, मैं 2012 से यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो हम सारा दिन इधर होते हैं। तो हमारा डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी से सर्टिफाइड है, ठीक है, और उसमें वो ये सब चीज़ें मरीज डालने से पहले चेक की जाती है। अब ये जैसे पेशेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये उठ के अपने वापस जाएगी इंशाल्लाह। ये सब बना के, प्लान बना के रोबोट को सबमिट करते हैं, फिर रोबोट उसको एग्जीक्यूट करता है। रोबोट की ब्यूटी ये है कि वो कोई गलती या
जो इंस्ट्रक्शन है उसके अलावा नहीं करता। सारा इंस्ट्रक्शन प्लान जो है वो बेसिकली यहाँ पे बनता है, जिसको हमारा ट्यूमर बोर्ड, जिसमें सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, फिजिस्ट, उन सब ने बैठ के अप्रूव किया होता है। तो ये ऐसे ये बेसिकली मैं इसलिए लोगों को दिखाता हूँ, ये जो हमारा पहला रोबोट 2012 में आया था, तो वो जो 40 फीट का कंटेनर नहीं होता जिसमें, ये वो कंटेनर है। ये बेसिकली ये वो कंटेनर है जो आप रोडों के ऊपर देखते हैं। उसको हमने कहा कि यार अब इसको ठीक है, बस तो हमारा भी एक कंटेनर है। तशरीफ लाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तमाम टेस्ट जो हैं जो एमआरआई और ये सारे फ्री होते हैं। पेशेंट सेट फाउंडेशन का कोई कैश काउंटर नहीं, कैश काउंटर ही कोई नहीं, ठीक है। तो जितने भी पेशेंट यहाँ पे रेडिएशन, और अभी ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, आ जाए मैं बात सके सब बात सुन ले, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब ये सिर्फ इधर बैठे हुए इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाकी एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। हमारे रोबोट्स जो हैं ये कॉन्स्टेंटली लुज़ैन, जेनेवा के अंदर, ठीक है, एक सेंटर है, वहां से ऑब्जर्व हो रहे होते, दे आर ऑनलाइन कनेक्टेड। हमारा हर ट्रीटमेंट प्लान भी उधर उनके साथ भी शेयर होता है, क्योंकि उनका रोबोट है, ये $4 मिलियन, 1 अरब 20 करोड़ रुपए का रोबोट है। वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ रोबोट कर रहा है वो 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहा हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है और इसमें कोई इस तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ से कोई रिपोर्ट बना के वहाँ पे सबमिट करते हैं, जैसे ऑनलाइन है जाहिर है, यहाँ पे जो कमांड देते हैं जो कंप्यूटर को, तो क्या उसके ऊपर कोई रिजर्वेशंस वगैरह कभी आती हैं कि ये इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें? नहीं वो input नहीं, वो देते तो हैं? हाँ, वो ऐसा है कि हर मरीज का बाज का 3-3, 4-4 दिन प्लान बनाते हैं, ठीक है। और उस प्लान में हम, एक कहता है कि जी मैं इधर से जाऊंगा, दूसरा कहता है मैं इधर से जाऊंगा, तीसरा कहता है मैं इधर से जाऊंगा, चौथा कहता है जी नहीं। तो वो हमारे जो ट्रीटमेंट टीम है उस पर बहुत निगोशिएट करती है, फिर 2 या 3 प्लान्स बनाते हैं। 2-3 प्लान को फिर हमारा जो हेड ऑफ जो भी डॉक्टर कर रहा होता है उसमें अगेन हमने देखना होता है सेफेस्ट। फिर ये प्लान हमारा, हर प्लान उनके साथ भी शेयर हो रहा होता है कि उनके ऑटो के गेज हैं कि ये प्लान इस पे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा क्योंकि सेफ्टी डोज से रेडिएशन ज़्यादा दे रही है। तो वो सारे लेवल के जो सेफ्टी मेयर्स हैं वो इसके अंदर है, जिसकी वजह से ही जो आम रेडिएशन की मशीनें पाकिस्तान में लगी हैं वो $1 से $2 मिलियन की हैं। मेरे क्वेश्चन का मतलब ये था कि डिफरेंट लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक जो है एब्सोल्युटली जो है। तो पहले मैं करेक्ट कर दूं कि 2012 से लेकर 2018 तक गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी। 2018 में उन्होंने देखा कि यार अच्छा काम कर रहे हैं, अब उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, एक नया साइबर नाइफ उन्होंने दिया है। लेकिन कोई जब कभी ऐसा वक्त आएगा कि वो कहेगा कि मैं यहाँ पे हूँ और हम उसको ट्रीटमेंट रिफ्यूज़ करें, ठीक है, तो तब ना, तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि हम तो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ा रहे हैं, नंबर 1। फिर ये आप ये जो बात कर रहे हैं उसका जो सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट वो ये है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास कोई पंजाब से आए तो पीपल्स पार्टी कह दे जी ने ये पीपल्स पार्टी ने दिया है तो हम तो पंजाब वाले को नहीं करेंगे, हम तो KPUK वाले को नहीं करेंगे, हम तो बलोचिस्तान वाले को नहीं करेंगे। तो ये भी क्योंकि ये सिंध का है ना, देखें आपने खुद ही कहा गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पैसा दिया है, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पैसा दिया है तो सिंध फिर पंजाब की क्यों? तो हमें इन चीज़ों को इस एस्पेक्ट से देखने के बजाय इस एस्पेक्ट से देखना चाहिए कि हमारा मकसद ये है कि ह्यूमैनिटी डिमांड व्हेन फेलो ह्यूमन बीइंग इज सिक ही शुड बी हेल्प, ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि उसकी नेशनैलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, एथनिसिटी क्या है, ठीक है, और अल्लाह की मदद उसके साथ है। आज आप मुझे बता दें कि प्राइवेट सेंटर का, आपने प्राइवेट सेंटर देखे होंगे, मुझे बताएं पाकिस्तान का क्या, इवन शौकत खानम इस जैसा है, हमारे साथ बैठ के मैथमेटिक्स करें, बैठ के क्या उधर लगे हैं साइबर नाइफ, क्या उधर लगे हैं टोमोथेरेपी, उनके इक्विपमेंट जो रेडियोथेरेपी की उसकी कॉस्ट क्या है, या बाकी जो आखान है या शिफा इंटरनेशनल है उनके इक्विपमेंट की कॉस्ट क्या है। इधर अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह की बरकत है। तो इस वजह से हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग हमेशा बढ़ाते हैं, वो बढ़ाएंगे, और हमारा एक ऑब्जेक्टिव ह्यूमैनिटी मीट हेल्थ केयर, ये ऑब्जेक्टिव अल्लाह का शुक्र है। मतलब अब ये आप लोग अगर रिकॉर्ड ना करें, टोमोथेरेपी पाकिस्तान JPMC के अलावा कहीं नहीं है, हमारा सेकंड यूनिट भी यहाँ पे लग गया, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या है, जो बाकी मशीनें 80 के करीब पाकिस्तान में लगी हैं उसमें मरीज का CT स्कैन करके कहते हैं आपने 30 दिन रेडिएशन के लिए आना है, 5 दिन आते हैं, 2 दिन गैप, 6 हफ्ते आपने रेडिएशन करानी है। इस एक दफ़ा CT होता है, फिर 6 हफ्ते बंदा रेडिएशन के लिए। इस मशीन में ये है कि मरीज जो है जब इस पे लिटाते हैं, हर रोज़ पहले इस मशीन के अंदर CT स्कैन भी है, पहले उसका CT करते हैं फिर रेडिएशन देते हैं। दूसरा, ये मशीन जो है पाकिस्तान में मैंने जैसे कहा और किसी के पास, ये 360 डिग्री से रेडिएशन देती है।
और तीसरा ये है कि बाकी मशीनें बच्चों में ख़ास तौर पे बाज़ का ब्रेन से स्पाइन पूरा देना होता है, तो वो एक वक्त में 28 बाई 28 सेंटीमीटर कर सकती हैं, ये 40 बाई 150 सेंटीमीटर कवर कर सकती है। बट सबसे ब्यूटी 360 डिग्री से करती है और इसके अंदर बिल्ट इन CT स्कैनर है। जिन मरीज़ों का रेडिएशन टोमोथेरेपी पे हो रहा है, क्योंकि ये नई मशीन है, 10-15 साल पुरानी है, मतलब टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास, तो ये 2020 में लगी थी, अभी 2024 में दूसरी लगी है। जिन मरीज़ों का इस पे हो रहा है उनमें रिकरेंस नहीं हो रही, और वो रिकरेंस इसलिए नहीं हो रही कि प्रिसीजन से आप टारगेट करते हो और 360 डिग्री से करते हो। आगे बढ़ो। ये किसी का कोई कैमरे का, तो पेट CT स्कैन एक बेसिकली मशीन है जो कैंसर की डायग्नोसिस के लिए या उसकी मैनेजमेंट में उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले ये है कि पहले ये होता है कि मरीज़ किसी जगह पे ट्यूमर है, सर्जन खोलता था, थोड़ा सा टुकड़ा निकालता है, फिर उसके बाद कहता है कि जी वो निकाल दिया, या कुछ अरसे बाद रिकरेंस हो जाती है। तो वो रिकरेंस सब होती है, अगर कोई सीड ना रहे तो रिकरेंस होने की कोई रीज़न बनती नहीं। तो पेट स्कैन अगर आपने कराया हुआ है, सर्जरी के 6 हफ्ते बाद कराएं, अगर रह गया तो आप कहेंगे ये तो पीछे रह गया, ठीक। इसी तरह मरीज़ों को कीमोथेरेपी दी जाती है, बड़े महंगे इंजेक्शन होते हैं। किसी मरीज़ को अगर 3 कीमोथेरेपी साइकिल से रिस्पॉन्स नहीं आया, उस वाली दवाई से उसके 20 साइकिल से भी नहीं आना, तो आप कहते हैं कि कीमो किया है, 3 साइकिल के बाद पेट स्कैन करें, अगर उसके बाद उसको रिस्पॉन्स नहीं आया तो दवाई चेंज कर दें। फिर इसी तरह बहुत से मरीज़ों के पहले ये डिसीजन करना होता है कि ये सर्जरी के काबिल है या नहीं है, ठीक है, फैला हुआ है या नहीं है। तो अब सर्जरी और पेट स्कैन आपको बताता है, CT स्कैन बाज़ का इतना एक्यूरेटली नहीं बताता, तो इसमें पेट स्कैन भी है और CT स्कैन भी है। तो ये कैंसर की मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ फ़ीसबिलिल्लाह होता है, पहले हम तकरीबन 2000 से 2400 मरीज़ करते रहे हैं, 2017 से ऑपरेशनल है यहाँ पे। इस साल इंशाल्लाह हमने 4000 टारगेट किया हुआ है और अल्लाह का शुक्र है, पूरी उम्मीद है हमें इस फिस्कल ईयर में जुलाई टू जून हम 4000 से ऊपर पेट स्कैन करेंगे। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, वही अगेन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, ठीक है, जो भी आता है उसको हम एंटरटेन करते हैं। तो यहीं साइक्लोट्रॉन है, ये बाकी आगे मशीन वगैरह लगी हुई है, ये पेट स्कैन की मशीन है बेसिकली। क्या हाल है सर? एक्चुअली वहाँ पे पुराना जो बिल्डिंग थी वो गिरा दी, अब नहीं बनाएंगे, यहाँ पे ट्रामा टावर बनाएंगे इंशाल्लाह। जो पुराना यहाँ पे जिना का एक जो तस्वीर बहुत से चैनल्स पे अभी भी आती है, वो यहाँ थी, वो हमने डिमोलिश कर दिए, नहीं बना दिए। यहाँ पे हमारा सर्जिकल टावर था, ये नया बना दिया है, पुराना डिमोलिश कर दिया, 70 साल पुरानी बिल्डिंग थी। तो अब यहाँ पे इंशाल्लाह हम अपना एक ट्रामा का टावर बनाएंगे अभी, और पार्किंग एंड ट्रामा टावर बनाएंगे। हाँ, शिमी भी बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारी अब जिना में 12,000 मरीज़ आते हैं OPD में, जिसमें 4,500 मरीज़ इस OPD में देखे जाते हैं। 2018 से ये OPD ऑपरेशनल है, आपके सामने है। आप वर्किंग डे पे आएंगे तो कोई किसी जगह, ठीक है। या बात सुनो, इधर आओ, ये इसको एक स्टरलाइज करा लो, हम एक OT ये वाला देख लेते हैं। हाँ, ये खोल दो OT है, एक OT खोल दो, हम इसको अकबर, फिर ये वाला सेक्शन तुम अपना स्टरलाइज करा, आ जाए इस OT में। अब ये जो ऑपरेशन थिएटर है, ये इत्तफाक है, ये ENT वाला है, छोटा है, वेरियस साइज के, नहीं इसमें कब, अब ठीक है वो स्टरलाइज कर लेगा, मैंने उससे रिक्वेस्ट कर लिया साहब। लेकिन इसमें देखें आप इस साइड पे कि हर चीज़ इसकी ऑटोमेटेड है, ये सारे इस टच पैनल कंट्रोल के साथ कुछ हर चीज़ इसकी कंट्रोल होती है, ठीक है। इसकी जो एयर कंडीशनिंग है, वेंटिलेशन है, अलार्म्स हैं, ग्राफ्स हैं, पेशेंट की डिटेल्स हैं सारी। इस जगह के ऊपर पेशेंट का CT स्कैन, MRI,
सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। इसकी जो सबसे बड़ी ब्यूटी है वो इसके छत पे ये एक लेमिनार फ्लो लगा है। जब थिएटर शुरू होता है तो वो मरीज को इन्फेक्शन होती है, एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। इसमें ये लेमिनार फ्लो जो है ये एक कॉन्स्टेंटली हवा फेंकता है, हाईली फिल्टर्ड, और ये जो नीचे वाला वाइट जगह है, इस वाइट जगह तक उसके अंदर कोई पार्टिकल नहीं रहने देती। 100% उन पार्टिकल्स को यहाँ से निकाल देती है। हम बचपन में या कभी आप भी धूप में देखें ना, किसी लाइट से आपको पार्टिकल नजर आते हैं, तो उसका एक मीटर होता है। आप यहाँ वैसे अभी मीटर रखेंगे, 1000 पार्टिकल होगा 1 सेंटीमीटर में। जैसे ही ये चलेगा तो वो 0 to 3 आ जाएगा, मतलब 1000 में से 0 to 3, इसके 3 मिनट चलने के बाद वो 0 to 3 हो जाएगा। तो मरीज को इन्फेक्शन उन पार्टिकल से होता है या डॉक्टर की स्किन या किसी चीज़ से होता है। डॉक्टर ग्लव पहनते हैं। तो ये 10 के 10 मॉड्यूलर ओटी हैं। पाकिस्तान में किसी जगह पे 10 मॉड्यूलर ओटी नहीं है, एक जगह पे नहीं। हमारे 51 ओटीज़ हैं। इस फ्लोर के ये 10 ओटी हैं, ये टोटल मॉड्यूलर। कौन से? नहीं, ये सब चीज़ें स्टरलाइज होती हैं, और ये जिस दिन वो होता है, ये जितना भी, जैसे अभी हम रूम से भी निकलेंगे इसको फ्यूमिगेट करते हैं, मतलब ये पूरे रूम की फ्यूमिगेशन होती है। मेरा नाम डॉक्टर तारिक है, मैं प्रोफेसर एमरेटस हूँ रेडिएशन ओंकोलॉजी JPMC में। मेरा पैगाम इस कैंसर्स के हवाले से यही है कि जब तक आप अपनी डाइट को बैलेंस नहीं रखेंगे और ये जो जंक फूड है इसको नहीं छोड़ेंगे, आप ये जो नए नए कैंसर और नई नई बीमारियां, इनसे बच नहीं सकते। इसी तरह आपको अपनी हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि वर्जिश जो है उसको डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। ये 2 चीज़ें करने के साथ, बैलेंस डाइट और वर्जिश, आपकी हेल्थ को बेहतर रखेगी और आप बहुत से जो मूजी बीमारियाँ हैं उनसे बच सकते हैं। ये हॉस्पिटल कहाँ पे है आपका? JPMC कराची नेचुरली पूरी पाकिस्तान ही जानता है, और किसी मरीज़ को कोई कैंसर हो, ख़ास तौर पे प्रोस्टेट का, ब्रेन का, स्पाइन का, तो हमारे रेडिएशन ओंकोलॉजी डिपार्टमेंट से रब्ता करें। हमारी फैसिलिटी एब्सोल्युटली फ्री है, किसी किस्म का कोई कैश काउंटर नहीं है, और हम कोशिश करते हैं कि मरीज़ को जल्दी से जल्दी अकोमोडेट करें। आ जाए। तो बेसिकली जो